भाई लास्ट क्लास में हमने थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट किया था। थर्मल एक्सपेंशन तक हम कर चुके थे। हाँ, चलो। थर्मल एक्सपेंशन हमने स्टार्ट किया था। कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स थर्मल एक्सपेंशन के। स्टॉप। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। थर्मल एक्सपेंशन। हाँ, इसे देखो। जरा बताओ उसका क्या आंसर आएगा। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है ये। फर्स्ट लाइन नॉट विजिबल। अच्छा 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 अच्छा। हाँ यार, उसके ऊपर ना कुछ और आ गया। ये एक शीट है, मतलब ये जो चीज विजिबल नहीं हो रही, वो लाइन सिर्फ इतनी है। इससे पहले, विथ से पहले सिर्फ ये लिखा है फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट। मतलब आगे जो कुछ भी लिखा है उसमें सिर्फ आपको ये डेटा दे रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसमें से दो कैविटीज कट की हैं, एक डायमेंशन ए, दूसरे की बी, रेडियस कैपिटल आर, ये सब स्मॉल आर। कह रहा है जब हीट अप करेंगे तो कौन सी चीज इंक्रीज होगी। सो अब्बास का सी आ रहा है, अम्बरिश सेज डी। और सना बी। हो गया। और आंसर्स। वरुण का भी डी। यस, करेक्ट आंसर डी होगा। देखो, जब आप किसी शीट को हीट अप करते हो ना, तो वो एक्सपेंड होती है। अब वो सब कुछ एक्सपेंड होगा भाई, उस शीट का डायमेंशन भी एक्सपेंड होगा। उसके अंदर अगर आपने कोई कैविटी कर दी तो वो कैविटी भी एक्सपेंड होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप शीट को हीट अप करें और कैविटी श्रिंक कर जाए। जब आप हीट अप करोगे तो कैविटी भी एक्सपेंड होती है। तो देखो है क्या क्या, एक मेटल शीट है, उस मेटल शीट में एक कैविटी है जिसका रेडियस स्मॉल है। जब आप हीट अप करोगे तो कैविटी का रेडियस इंक्रीज होगा। आपको एक रेक्टेंगुलर कैविटी दी हुई है, इसकी भी डायमेंशंस बढ़ेंगी, ए बढ़ेगा। और ये पूरी शीट बढ़ेगी। जब शीट बढ़ेगी तो इन दोनों के सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन आर दिया हुआ है, ये भी इंक्रीज होगा, सब कुछ इंक्रीज होगा। तो इस न्यूमेरिकल में काम की चीज ये है कि कैविटी भी एक्सपेंड होती है जब आप हीट अप करते हो। ऐसा नहीं होगा कि कैविटी श्रिंक कर जाएगी, कैविटी एक्सपेंड करेगी। दैट्स पार्ट डी ऑफ द क्वेश्चन। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, जब आप हीट अप करोगे तो कैविटी श्रिंक नहीं होती, कैविटी एक्सपैंड कर जाएगी, एक्सपेंशन होगा कैविटी के अंदर। भाई इतना लिखा सबने? रब करूँ ये? इसमें कुछ कैलकुलेशंस तो मैंने कुछ करी नहीं है, और इसमें पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये लिख लो कि जब आप हीट अप करोगे, एक और न्यूमेरिकल देखिए। मतलब जो कुछ भी हमने कल थर्मल एक्सपेंशन में किया था उसकी बेसिस पर एक न्यूमेरिकल और सॉल्व होगा। से ये दिया है।
इसे करना जरा सॉल्व और बताओ मुझे जल्दी से आंसर क्या है। सॉल्व करो इसे। कल जो कराया था टाइम पीरियड एग्जैक्टली उसी पर बेस्ड है। सेवनटीन। ओके 17 सही आ रहा है रजा। भाई ये 151214 कौन है? नाम बताइए, मैं एडिट कर देता हूँ। और किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा। 17 हो गया। देखिए पेंडुलम क्लॉक दिया है, इट लूज 12 seconds a day at 25 degrees Celsius and gains 3 seconds a day at 15 degrees Celsius. Yes, Ambrish. 17। ओके ओके, आस्था को करने दो, उसको एक ट्राई करने दो एक बार। ट्राई करने दो सबको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके सो देखिए, अब पेंडुलम क्लॉक लूज 12 सेकेंड्स अ डे। मैंने कल भी सिखाया था कि क्लॉक टाइम तब लूज करेगी जब उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे। तो 12 सेकेंड्स लूज कर रही है, दैट मीन्स ये डेल्टा टी आपको दिया है 12, विच इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा एट 25 डिग्री सेल्सियस। का मतलब है पहले टेम्परेचर कम रहा होगा, पहले टेम्परेचर मान लीजिए थीटा था, बाद में 25 हो गया, इनटू टाइम टी। कितने टाइम में किया? 1 डे। बाद में रख देंगे 1 डे 24 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर कर, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर कह रहा है 3 सेकंड्स गेन कर लिया। गेन तब करेगा जब टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब है टेम्परेचर कम होगा। तो अब जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो देखो चेंज कितना आया। अब इसने 3 सेकंड्स गेन किए, तो डेल्टा टी की जगह आप 3 रखेंगे, विच इज हाफ अल्फा। डिफरेंस कितने का आ रहा है?
25 माइनस थीटा था, अब 15 डिग्री सेल्सियस पर है, तो थीटा पहले ज्यादा रहा होगा, थीटा माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई टी। इसका बड़ा ख्याल रखिएगा, ये जो चेंज है इट शुड बी पॉजिटिव। फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल कुछ नहीं है, इट शुड बी पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर डिक्रीज हो रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है अल्फा और थीटा, तो डिवाइड कर देते हैं। लेट्स डिवाइड 1 and 2। जब हम डिवाइड करेंगे 1 और 2 को, so we'll get 12 is equal to half alpha 25 minus theta into t। ये 3 हो गया। This is half alpha theta minus 25 into t। So this half alpha will cancel this half alpha, t will cancel this t, 3 12 4 हो गया। So 4 is 25 minus theta by theta minus 25। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 थीटा माइनस 100 इज 25 माइनस थीटा। तो ये कितना आ गया, 5 थीटा आ गया और 125 आ गया। थीटा तो कुछ गड़बड़ करूं मैं? अच्छा थीटा माइनस 15 है, सॉरी 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 सॉरी, माइनस 15 है, ये 15 है। सो ये आ गया थीटा माइनस 15। So it's 4 theta minus 60 is 25 minus theta। तो 5 थीटा आ गया 85, थीटा आ गया आपका 17। एक बार थीटा की वैल्यू रख दो यार, किसी में भी उठा के, इसमें रख दो थीटा की वैल्यू, इस वाले के अंदर, ये जो आया था तुम्हारा यहाँ पर, तो तुम्हारा अल्फा आ जाएगा। भाई टी कितना होगा, 24 आवर्स, तो 24 इंटू 60 यहाँ से अल्फा आ जाएगा, उसको कैलकुलेट करना। आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आया होगा सबको, किसी को परेशानी? वरुण, रजा, आस्था, सना। और ये 151214 नाम बताओ, मैनेजमेंट में से कोई है क्या? 151214 कौन है? चलो खैर, चलो जी इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? डन। सना हुआ, रब कर दें? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, तो उनकी तो अब जरूरत नहीं है। समझ अब तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ न्यूमेरिकल हुआ है और कुछ डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट देखिए। सो थर्मल एक्सपेंशन का एक एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा, और जब टाइम पीरियड पर इफेक्ट पड़ेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, और कुछ एस्पेक्ट्स हैं थर्मल एक्सपेंशन के। मतलब थर्मल एक्सपेंशन है बहुत छोटा फॉर्मूला कि लेंथ में आपने चेंज कर दिया, बट वो चेंज इन लेंथ कई जगह बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होगा। जैसे थर्मल एक्सपेंशन में नेक्स्ट आप लिख सकते हो स्केल रीडिंग, एरर इन स्केल रीडिंग, एरर इन स्केल रीडिंग। हर पोर्शन पर कम से कम एक न्यूमेरिकल तो करना होगा, तो ये एक फॉर्मूला बहुत टाइम ले जाता है। एरर इन स्केल रीडिंग, भाई मान लो एक स्केल है, अब मीटर स्केल, मेटल का स्केल था, मीटर स्केल है, ये स्केल दिया हुआ है। इस स्केल की कुछ लेंथ है, लेट्स से द करेक्ट लेंथ इज L नॉट, और ये करेक्ट लेंथ है टेम्परेचर T नॉट पर। ये कुछ रीडिंग दे रहा होगा, मतलब आप कोई रॉड मेजर कर रहे हैं इस स्केल से, आपने एक रॉड की लेंथ मेजर करी, और ये स्केल पर ये 0 लिखा था, यहाँ 1 लिखा था, यहाँ 2 लिखा था, ये 3 था, 4 था, 5 था। आपने लेंथ मेजर करी और स्केल ने आपको लेंथ मेजर करके बता दिया कि भाई 2 मीटर की लेंथ है। 5 मीटर का स्केल लिया, 2 मीटर की लेंथ। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, T इज ग्रेटर देन T नॉट ले लिया,
तो ये दिस 2 मीटर इज स्केल रीडिंग, दिस 2 मीटर इज स्केल रीडिंग। अब मुझे सिर्फ ये बता दो, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो स्केल रीडिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? डिक्रीज हो जाएगी। समझ कह रहा है डिक्रीज हो जाएगी, वरुण भी कह रहा है इंक्रीज हो जाएगी। एक तो यार तुम ये प्राइवेटली मैसेज मत किया करो, देखो ग्रुप में डाल दिया करो, सबको पता चल जाएगा कि तुम कुछ आंसर दे रहे हो। और मेरा काम ही रह जाता है फिर मैं सबके आंसर्स बोलता रहूं बार बार। सना कह रही है डिक्रीज कर जाएगी, वरुण कह रहा है इंक्रीज कर जाएगी, और भाई अब्बास तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं होगा। रजा, रजा के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो स्केल रीडिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब्बास कह रहा है डिक्रीज कर जाएगी। आस्था? स्केल रीडिंग डिक्रीज कर जाएगी। अगर आपने इसे इंक्रीज कर दिया ना, हीटअप करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो स्केल रीडिंग डिक्रीज होगी। ये अक्सर कुछ लोगों को ना ये चीज परेशान कर देती है कि उनके अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए। भाई देखो, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं, जो स्केल था ये एक्सपेंड हो गया, स्केल ऐसा हो गया, यहां चला गया। अगर ये स्केल एक्सपेंड हो गया तो खुद देखो ना यार, स्केल अगर एक्सपेंड हो जाएगा तो ये जो जीरो था, जीरो तो यहीं रहा, वन आगे बढ़ जाएगा, टू और आगे बढ़ जाएगा। रॉड तो एक्सपेंड नहीं हुई ना, रॉड का तो टेम्परेचर नहीं बढ़ाया आपने, टेम्परेचर किसका बढ़ाया? स्केल का बढ़ाया। तो देख रहे हो, ये रॉड जो पहले स्केल के 2 पर आ रही थी अब 1 और 2 के बीच में आ रही है। रॉड बढ़ जाएगी तो रीडिंग तो अपने आप कम लेने लगा शुरू कर देगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो स्केल रीडिंग कम हो जाती है। अब वो आपसे कहता है कि अगर मैंने आपको करेक्ट रीडिंग चाहिए, अब पूरी डेरिवेशन नहीं करूंगा, वैसे इतनी एप्लीकेशन है इसकी कि खासा टाइम निकल जाएगा इसमें। करेक्ट रीडिंग होती है इनकरेक्ट रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, वो आपसे कहता है कि रॉड का टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया, रॉड श्रिंक हो गई। अगर रॉड श्रिंक हो गई तो देखो ये टू इधर चला जाएगा, तो जो स्केल रीडिंग होगी वो स्केल रीडिंग डिक्रीज होने की जगह स्केल रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, स्केल रीडिंग बढ़ जाएगी, स्केल रीडिंग विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और ये तब बढ़ेगी जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा। सो दिस इज इट। और कितना चेंज आएगा वो ऐसे निकालोगे। अब जब स्केल टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस होने की जगह माइनस आ जाएगा, ख्याल रखना इसका, ये अपने आप माइनस आ जाएगा। डेल्टा टी इज पॉजिटिव। डेल्टा टी यहां जो मैं यूज कर रहा हूं दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। इसे लिखो जल्दी से और एक न्यूमेरिकल करते हैं। वरुण तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हुआ? वरुण? ओके, चलो इतना लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख डालो, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। डन। चलो जी, रब कर रहा हूं मैं, सबने लिख लिया होगा। बेसिक से एक न्यूमेरिकल देखो, साथ में सॉल्व करेंगे और तेजी से भागेंगे आज। थर्मल बहुत खिंच गया। सो मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको ये सब चीजें कराऊंगा, हमने डिस्कस किया था कि हम सिर्फ थर्मल प्रॉपर्टीज कर कर आगे बढ़ जाएंगे। आई मीन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनामिक्स के बाद मैं सोच रहा हूँ जब टाइम तो है ही, पूरा ही कंप्लीट करें, 2 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से।
सो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, जल्दी से करते हैं इसको साथ में। स्केल मेड अप ऑफ अ कॉपर गिव्स करेक्ट रीडिंग एट टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स जो करेक्ट टेम्परेचर है टी नॉट, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस। द कॉपर स्केल मेजर्स द लेंथ ऑफ वुडन रॉड एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो फाइनल टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस टू बी 20 सेंटीमीटर। तो ये करेक्टेड रीडिंग है, इनकरेक्ट रीडिंग होगी? 20 बस इतना बता दो मुझे, करेक्ट कि इनकरेक्ट? ये रीडिंग करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट रीडिंग है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, एल इनकरेक्ट। हाँ, एल इनकरेक्ट है 20 सेंटीमीटर। अल्फा दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितना है ये, कहाँ गया, -5 हो गया, -5 पर डिग्री सेल्सियस। सो ये जो आएगा एल, मैंने लिखा था एल करेक्टेड होगा एल इनकरेक्ट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो करेक्टेड रीडिंग हो जाएगी, इनकरेक्ट रीडिंग कितनी है 20, 1 प्लस अल्फा इज 1.6 इंटू 10 रेज पर -5 इंटू चेंज इन टेम्परेचर बाई 30, 10, 20 हो गया। तो इतना सेंटीमीटर एग्जैक्ट रीडिंग रही होगी। जो करेक्ट रीडिंग है वो इतनी है, वो तो हीटअप करने की वजह से कम होकर 20 हो गई है। इतना लिख डालो जल्दी से, फिर नेक्स्ट करते हैं। और बताओ मुझे, जब इतना हो जाए आगे बढ़ेंगे। और भाई इतना लिखिए, लिखिए जल्दी से, आप बताइए मुझे इतना हो जाए तो। चलो भाई, रजा का हो गया, सना हुआ? डन। मैं रब कर रहा हूँ, अब सबका हो गया? कोई ऐसा तो नहीं है जो लिख रहा हो? ओके, डन। चलो भाई नेक्स्ट देखिए। इसके बाद एक सेकेंड, एक सेकेंड, कहाँ गया? नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक जो थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, तो देखिए थर्मल स्ट्रेस क्या चीज है। थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन दोनों चीजें चाहिए, एंड स्ट्रेन भी चाहिए। थर्मल स्ट्रेस भी चाहिए और स्ट्रेन भी चाहिए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा फ्लूइड और सॉलिड्स के कॉन्सेप्ट मिक्स कर दूंगा। इतना तो एक्सपेक्टेड है, ये सब चीजें आपने थोड़ी बहुत तो कर रखी होंगी। ये आएगा, सब आएगा। तो देखो, थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए देखो, आपके पास एक रॉड है, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड इज एल। ये एल लेंथ है एट सम टेम्परेचर टी नॉट पर, और ये दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ये रॉड फिक्स्ड है। इसको मान लीजिए ऐसे ये पेन है, इस पेन को मैंने दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में फिक्स कर दिया। अब आप इस रॉड को हीटअप करना शुरू करते हो। अगर ये रॉड हीटअप होती है और ये सपोर्ट्स नहीं हिलती, अब सपोर्ट्स फिक्स्ड है अपनी जगह, तो क्या होगा, ये रॉड इस सपोर्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। ऐसे होगा ना भाई, आपकी ये रॉड थी, फिक्स थी बिल्कुल। अब आपने इसे हीटअप किया, रॉड एक्सपेंड होगी, सपोर्ट एक्सपेंड नहीं होने दे रही, तो रॉड क्या करेगी, सपोर्ट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। बेंट होने से पहले ये रॉड फोर्स एक्सर्ट करेगी, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। तो ये एल है, टेम्परेचर टी नॉट है। आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टी कर दिया, विच इज ग्रेटर देन टी नॉट।
तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रॉड की लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट आएगा, डेल्टा एल। आप उस इंक्रीमेंट से उसे प्रिवेंट कर रहे हैं। जो डेल्टा एल इंक्रीमेंट आता है वही हमने लिखा था अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। ये इंक्रीमेंट होता है जो थर्मल एक्सपेंशन से आता है। इस इंक्रीमेंट को यहीं से हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन इज जो भी इंक्रीमेंट हुआ वो इंक्रीमेंट माइनस, अगर आप इसे कुछ एक्सपेंड होने दे रहे हैं, मतलब रॉड है फिक्स थी, मान लीजिए आप कह रहे हो कि थोड़ा मतलब 5 सेंटीमीटर का अगर एक्सपेंशन हुआ, आपने कहा 1 सेंटीमीटर तक सपोर्ट्स को मैं मूव होने दे रहा हूं, तो वो जो आप अलाउ कर रहे हो उस एक्सपेंशन, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय, अब लेंथ कितनी है रॉड की, एल प्लस डेल्टा एल। इसे आप थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। सारी टर्म्स लिख रहा हूं, एल इज एक्सटेंशन, एक्स इज अलाउड एक्सटेंशन। ये इसको एक्सटेंशन ना कहकर मैं एक्सपेंशन कह देता हूं। लीनियर एक्सपेंशन है डेल्टा एल। डेल्टा एल इज लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा एल है लीनियर एक्सपेंशन, और एक्स से अलाउड एक्सटेंशन, जितना आप इसे एक्सटेंड होने दे रहे हो। एल प्लस डेल्टा एल फाइनल लेंथ हो जाएगी। दिस इज स्ट्रेन, दिस इज योर थर्मल स्ट्रेन, डेल्टा एल माइनस एक्स बाय एल प्लस डेल्टा एल। अब ये जो डेल्टा एल है ना, ये एल के कंपेरेबल बहुत कम होता है, तो डेल्टा एल प्लस एल को आप ऑलमोस्ट लिख सकते हैं एल। तो ये थर्मल स्ट्रेन हो जाएगी, थर्मल स्ट्रेन इज डेल्टा एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। अब इसके बाद वो आपसे एक चीज और कहता है, वो आपसे कहता है स्ट्रेन तो निकाल दी, थर्मल स्ट्रेस निकालो। थर्मल स्ट्रेस, तो थर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए, थर्मल स्ट्रेस मींस फोर्स पर यूनिट एरिया, थर्मल स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, थर्मल स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो थर्मल स्ट्रेस के लिए आप यंग्स मॉडुलस यूज करते हैं। यंग्स मॉडुलस होता है दिस इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो यहां से थर्मल स्ट्रेस हो जाएगी यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेस हो जाएगी यंग्स मॉडुलस y मल्टीप्लाइड बाय ये स्ट्रेन हो गई, विच इज डेल्टा एल माइनस एक्स बाय एल। अब मैं इसके आगे नहीं इसको सॉल्व कर रहा, आप चाहो तो एल डेल्टा एल की वैल्यू यहां से उठाकर रख दो। इतना लिखिए जल्दी से, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। इतना लिखो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आमिर देखो, एक्स है ना, मान लो तुम्हारी रॉड 5 सेंटीमीटर से एक्सपेंड हुई, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हुआ। अब इसके अंदर तुम उसे एक्सपेंड नहीं होने दे रहे बिल्कुल भी, मतलब तुमने उसे रिजिड सपोर्ट के बीच में लगा रखा है और तुम उसे आगे एक्सपेंड ही नहीं होने दे रहे, देन एक्स इज 0। लेकिन 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हुआ, तुमने 2 मीटर का एक्सटेंशन होने दिया उसको, कि सपोर्ट्स को 2 सेंटीमीटर आगे भेज दिया, तो वो एक्स 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आमिर जो तुम पूछ रहे हो सना, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों सेम है? अरे नहीं भाई, स्ट्रेस तो फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो देखो स्ट्रेस में डेल्टा एल वाई आ रहा है, यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसी को अगर वाई में प्रॉब्लम है, वाई इज
फोर्स पर यूनिट वाई इज यंग्स मॉडुलस, लिख लो। और अगर इतना लिख चुके हो तो जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं। देखो, स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए रॉड है, उसमें 5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हुआ, एक्सपेंशन हो गया 5 सेंटीमीटर का। तो जो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हुआ है, वो 5 सेंटीमीटर का एक्सप्रेशन आपका डेल्टा एल है। ये वायर है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर गई, दैट इज डेल्टा एल। रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स्ड है, ये डेल्टा एल है। अब आप इसे ना, एक तो ये है कि सपोर्ट्स बिल्कुल फिक्स्ड हैं, दूसरा सपोर्ट्स थोड़ा सा मूव कर रही हैं। ये एक्सपेंड हुआ, सपोर्ट्स थोड़ा मूव कर गई, तो सपोर्ट्स जितना मूव कर रही हैं दैट इज एक्स। आपने जितना एक्सटेंशन अलाउ कर दिया दैट इज एक्स। एल ओरिजिनल लेंथ थी, अब फाइनल टोटल लेंथ कितनी, एल प्लस डेल्टा एल। अलग अलग बात है कि आप डेल्टा एल बढ़ने नहीं दे रहे हो, तो इट्स एल प्लस डेल्टा एल। तो ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन का जनरल फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मींस चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज में जो लेंथ में जो चेंज आया दैट्स डेल्टा एल। आपने एक्स एक्सटेंशन होने दिया अगर, तो डेल्टा एल माइनस एक्स हो जाएगा बाय ओरिजिनल लेंथ इज एल। वरुण बताओ मुझे कहां पर और परेशानी आ रही है। एक्स इज फ्रॉम वन सपोर्ट टू बोथ द सपोर्ट्स। अबे नहीं यार, तुम लोग एक्स में परेशान हो रहे हो। रुको, ये एक्स सिर्फ इसलिए डालना पड़ा है, प्रीवियस ईयर्स में एक बार ये एक्स डाल दिया था उसने क्वेश्चन में, वो एक्स समझ में नहीं आ रहा। सुनो, बाकी सब तो लिख लिया ना, रब कर दूं, फिर समझाता हूँ एक्स बैठाकर। चलो इसको यहां रब करते हैं। भाई देखो, जिनको एक्स नहीं समझ में आ रहा, एक्स यहां देखो। तो ये कुछ ऐसा है कि आपके पास एक रॉड है, उस रॉड की जो टोटल लेंथ है, इनिशियल लेंथ दैट्स 2 मीटर। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसकी लेंथ हो गई 2.5 मीटर, तो डेल्टा एल इज 0.5 मीटर। ये रिजिड सपोर्ट्स थी, पहले ये रिजिड सपोर्ट्स 2 मीटर के सेपरेशन पर थी। अगर रॉड के एक्सटेंड होने के बाद भी रिजिड सपोर्ट्स नहीं हिलती हैं, दैट मींस एक्स इक्वल टू 0। लेकिन ऐसा हुआ कि रॉड एक्सपेंड हुई और तुम्हारी रिजिड सपोर्ट्स के बीच का सेपरेशन 2.2 मीटर हो गया। सपोर्ट कितना मूव कर गई, 2.2, तो जो x है दैट x इज 0.2, x 0.2 हो गया, x इज 0.2 नाउ, x 0.2 हो गया। अब समझ में आया, x जितना सपोर्ट मूव करे ना, तुम जो एक्सपेंशन अलाउ कर रहे हो, देखो स्ट्रेस तो तब एक्सर्ट करेगा जब तुम्हारी सपोर्ट मूव नहीं करेंगी, फिक्स्ड होगा। लेकिन अगर तुमने सपोर्ट्स को मूव करने दिया, सपोर्ट्स अगर मूव कर गई, तो फिर तो फोर्स कम हो जाएगी। तो जितना तुम्हारी सपोर्ट्स मूव हो रही है, जितना तुम एक्सटेंशन अलाउ कर रहे हो, दैट इज योर एक्स। वरुण अब क्लियर है? एक न्यूमेरिकल करते हैं, शायद उससे कुछ चीजें और क्लियर हो। नेक्स्ट देखिए, ये वाला करते हैं, इससे जरा सा कुछ। So rod of a length 5 meter is at a temperature of 40 degrees Celsius. Find the stress in the rod if rod is fully prevented to expand. Rod is allowed to expand by 1 mm on heating. Young's modulus is this and coefficient 2 into 10 raised to minus 5 degree. तो इसमें देखो एक्स क्लियर दिख जाएगा, इसे साथ में करेंगे, जल्दी से निपटाते हैं इसको। रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो रॉड की ओरिजिनल लेंथ है दैट लेंथ इज 5 मीटर, T naught is 40 degree Celsius, 40. Find the stress in the rod if rod is fully prevented to expand. तो देखो यहाँ fully prevented to expand means x is 0.
is allowed to expand by 1 mm, that means your x is 1 mm now. 80 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जा रहे हैं. तो देखो फर्स्ट पार्ट में पहले तो तुम्हें स्ट्रेन निकालना पड़ेगा. स्ट्रेन मैंने अभी लिखा था डेल्टा एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल. डेल्टा एल होता है अल्फा एल इंटू डेल्टा टी. एक्स तो 0 दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ. तो स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन इज डेल्टा एल विच इज अल्फा एल इंटू डेल्टा टी माइनस 0 बाय एल. एल विल कैंसिल दिस एल, दिस इज अल्फा इंटू डेल्टा टी. तो यहाँ जो स्ट्रेन डेवलप हुई है दैट इज अल्फा which is 2 into 10 raised to the power minus 5 into delta T, change in temperature. पहले 40 था, बाद में 80 हो गया, तो change in temperature आ गया 80 minus 40. तो your strain is 40 into 2, 80 into 10 raised to the power minus 5, ये strain आ गया. अब जो stress होगा, Young's modulus multiplied by strain. So Young's modulus is this, 5 into 10 raised power 11. That's Young's modulus. Multiplied by strain, that is 80 into 10 raised power minus 5 pascals. इतना स्ट्रेस आ गया. अब बताओ मुझे यहाँ कोई परेशानी किसी को? ये जितने x में कंफ्यूज हो रहे थे, अब ये क्लियर हुआ x क्या है? नहीं आया अब भी कुछ समझ में? ये बाकी लोगों को हुआ क्या? अम्बरीश हुआ? ओके, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट देखो. सेकेंड पार्ट में कह रहा है रॉड इज अलाउड टू एक्सपेंड बाय 1 mm. ठीक है. सो अब जो x है दैट x इज 1 mm विच इज 10 raised to the power minus 3 मीटर. अब सेम कैलकुलेशंस हैं, आप कर लेंगे. इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं. इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर. बस का हो गया. बाकी लोग इसको कैलकुलेट मत करना, इसे आप कर लोगे कैलकुलेट, मुझे पता है आप लोगों से हो जाएगा, इसमें अब कोई परेशानी की चीज नहीं है. डन. हाँ समझ, यही मुझे डिस्कस करना है. करेंगे हम इस चीज को कि मैकेनिक्स ही मैं चाहता हूँ कि आप शुरू कर दें, क्योंकि वक्त तो बहुत है कि पूरी मैकेनिक्स एक साथ खींच दें. एसएचएम वेव्स वगैरह सब करते हैं समझ, इसको भी डिस्कस करते हैं. इस न्यूमेरिकल को खत्म कर दो, मैं रब कर रहा हूँ. अब देखो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको बायमेटालिक स्ट्रिप पर देता है. थोड़ा सा लेंदी होगा, इसे कैलकुलेट करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है. उसने आपको एक बायमेटालिक स्ट्रिप दी हुई है. एक स्ट्रिप है दो मेटल्स की, एक मेटल ये मान लीजिए और एक दूसरा मेटल उसके जस्ट नीचे रखा हुआ है. सो इनिशियली दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम थी. सो दिस इज मेटल ए, दिस इज मेटल बी, टेम्परेचर इज टी नॉट. दोनों की जो लेंथ है दैट लेंथ इज एल नॉट. ए और बी दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम है.
एट टेम्परेचर टी नॉट। इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ए, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बी। और मैं आपसे कहता हूं अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी। अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी मींस ए में एक्सपेंशन ज्यादा होगा, बी में एक्सपेंशन कम होगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है तो ए में ज्यादा एक्सपेंशन होगा। सो अगर मैं कोई टेम्परेचर लेता हूं एट अ टेम्परेचर टी विच इज ग्रेटर देन टी नॉट, अगर टेम्परेचर टी ले लिया जो टी नॉट से ज्यादा है, उस टेम्परेचर पर क्या होगा, अब ये स्ट्रेट नहीं रह सकती। मैंने ऐसी दो रॉड्स ली, उन्हें सोल्डर्ड कर दिया साइड से, एक ज्यादा एक्सपेंड कर रही एक कम एक्सपेंड कर रही, तो ये बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद ये सिस्टम आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये ऐसे बेंड हो रही है। ये सिस्टम आपको कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज डी, ये भी जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज टी, ये ऐसे बेंड हो गया। जिसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा वो ऊपर जाएगा, तो ये ए है। जिसमें एक्सपेंशन कम होगा नीचे। बहुत नेचुरल सी बात है, ऊपर वाले की लेंथ ज्यादा है, नीचे वाले की लेंथ कम है, तो ऊपर वही जाएगा जिसमें एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा होगा। तो ये कुछ इस शेप में आ जाता है। इसने कुछ एंगल बना लिया, दैट एंगल इज लेट्स से थीटा। क्वेश्चन ये आता है, वो कहता है इस स्ट्रिप का एवरेज रेडियस निकालो। बायमेटालिक स्ट्रिप बेंड हो गई, बेंड होने के बाद ये जो एवरेज रेडियस है आर, यहां से जंक्शन से जो रेडियस है, ये रेडियस कैलकुलेट करो। इस रेडियस की कैलकुलेशंस पर क्वेश्चंस आए। तो देखो रेडियस की कैलकुलेशन कैसे ले सकते हैं। अगर मैं स्ट्रिप ए लेता हूं तो मैं लिख देता हूं यहां कैलकुलेट रेडियस आर, आर चाहिए। सो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ ऐसे जा सकते हैं। देखिए ये ए है ना, इस ए की एक्सपेंड होने के बाद टोटल लेंथ कितनी हो गई, रेडियस हो गया आर प्लस डी। तो ये जो आर्क लेंथ होगी, दैट आर्क लेंथ इज लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस एंगल थीटा, दिस लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस आर प्लस डी इंटू थीटा। तो आप लिख सकते हो जो ए है, ए हो जाएगा एल नॉट 1 + अल्फा टी माइनस टी नॉट, जिसे मैं डेल्टा टी कह देता हूं। हीट अप करने के बाद ये लेंथ हो गई, और इस लेंथ को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आर प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय थीटा, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। जब आप बी लोगे तो देखो एक्सपेंड होने के बाद बी का ये जो लेंथ आएगी, ये जो कर्व्ड लेंथ है, रेडियस आर है, एंगल थीटा है, तो आर थीटा हो जाएगा। तो एल बी जो होगा, एल बी को आप लिख सकते थे, ओरिजिनली तो लेंथ एल बी की भी एल नॉट थी, एल नॉट 1 + ये अल्फा ए है, ये अल्फा बी इंटू डेल्टा टी, जिसे आप लिख सकते हैं दिस इज आर थीटा, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब जस्ट डिवाइड करना है 1 और 2 को, और मुझे आंसर चाहिए, आर चाहिए। कुछ लोग आर रट लेते हैं, लेकिन इतना सब ना याद नहीं रह पाएगा, इसको कैलकुलेट करना ही सीखो। चलो भाई बताओ मुझे आर कितना आ रहा है, जल्दी कैलकुलेट करो और आर बताओ। इसे ड्रॉ करो, आर कैलकुलेट करके बताइए मुझे आर की वैल्यू कितनी है। कैलकुलेट करो, आर बताओ कितना आ रहा है।
आंसर बताओ यार, आर कितना आया? सिंपल अलजेब्रा है, डिवाइड कर दो, थीटा कैंसिल हो जाएगा, एल नॉट हो जाएगा। आर बता दो बस, आर कितना आया? अनम्यूट मी हो गया। हाँ मेरे बोलो। हाँ मेरे बोलो। सर मैं कहता आर जो आया है सर, डी इंटू 1 + अल्फा बी इंटू डेल्टा टी अपॉन में अल्फा ए माइनस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी। डी आ रहा है। हाँ तो डी आ रहा है इसमें। हाँ डी तो आएगा, सही बात है, डी तो नहीं जाएगा कहीं। ठीक 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 ठीक। भाई बाकी लोग भी जरा चेक करो क्या आ रहा है आंसर्स। यही आ रहा है अम्बरीश का भी। भाई इसको याद रखना, ये जरा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। सो अगर हम इक्वेट कर दें, मतलब डिवाइड कर दें इसे, तो ये होगा एल नॉट 1 + अल्फा ए इंटू डेल्टा टी, एल नॉट 1 + अल्फा बी इंटू डेल्टा टी इज आर प्लस डी थीटा डिवाइडेड बाय आर थीटा। थीटा से थीटा चला गया, एल नॉट से एल नॉट चला गया। सो 1 + अल्फा ए इंटू डेल्टा टी divided by 1 + अल्फा b into delta t is r plus d by r। तो ये आ जाएगा। यार बस 1 मिनट रुको, इंपॉर्टेंट कॉल है मैं। हाँ सॉरी यार। हाँ सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 1 + अल्फा ए इंटू डेल्टा टी बाय 1 + अल्फा बी इंटू डेल्टा टी इज 1 + d/r। तो इसको ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ये कर लोगे तुम लोग, छोड़ दूं यहीं पर? यहाँ छोड़ दूं तुम लोगों के लिए, कर लोगे? चलो जी, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब बताओ इसको रब कर दूं? सबने कर लिया था? रजा, सना, बस यहां से आर निकालना है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। सो ये सब तो सॉलिड्स में था। अब देखो लिक्विड्स में जब आप एक्सपेंशन यूज करेंगे, जैसे अगर आप एक्सपेंशन यूज कर रहे हो लिक्विड में, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, एक्सपेंशन इन लिक्विड। देखो लिक्विड में दो तरह के एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है रियल एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन का मतलब है
कि आपने लिक्विड को जिस कंटेनर में लिया, देखो लिक्विड सिर्फ लिक्विड एक्सपेंड नहीं होता, हमेशा लिक्विड एक कंटेनर में होगा। तो रियल एक्सपेंशन का मतलब है लिक्विड ऐसे कंटेनर में जो एक्सपेंड नहीं करता। लिक्विड एक नॉन एक्सपेंडिंग कंटेनर में है। तो लिक्विड को आपने एक नॉन एक्सपेंडिंग कंटेनर में रखा हुआ, ऐसा कंटेनर है जो एक्सपेंड नहीं कर पाता। तो वहां जो आप एक्सपेंशन ऑब्जर्व करोगे दैट इज रियल एक्सपेंशन। तो लिक्विड का रियल एक्सपेंशन होता है डेल्टा वी रियल इज गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी गामा रियल। तो रियल एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ इतना है कि कंटेनर आपका एक्सपेंड नहीं हो रहा। एक और टाइप का एक्सपेंशन होता है लिक्विड में विच इज एपरेंट एक्सपेंशन, विच इज एपरेंट एक्सपेंशन। तो एपरेंट एक्सपेंशन का मतलब है लिक्विड को आपने एक्सपेंडिंग कंटेनर में रखा है। लिक्विड को आपने एक्सपेंडिंग कंटेनर में रखा है, ऐसे कंटेनर में रखा है जो कंटेनर एक्सपेंड कर जाता है। तो अगर लिक्विड एक्सपेंडिंग कंटेनर में है तब जो एक्सपेंशन आएगा दैट इज एपरेंट एक्सपेंशन। उसको लिखते हैं डेल्टा वी एपरेंट इज गामा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी। अब जब कंटेनर एक्सपेंड करेगा ना तो डेल्टा वी एपरेंट इज लेस देन डेल्टा वी रियल। भाई आपने लिक्विड को किसी कंटेनर में रखा, वो कंटेनर एक्सपेंड नहीं हो रहा, लिक्विड का कुछ कंटेनर आपने एक्सपेंशन कुछ ऑब्जर्व किया। अगर वो कंटेनर भी एक्सपेंड करना शुरू कर दे तो लिक्विड का लेवल कम हो जाएगा। तो जब कंटेनर एक्सपेंड करता है तो चेंज इन वॉल्यूम कम होता है एज कंपेयर टू रियल। और आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा वी एपरेंट है बेसिकली डेल्टा वी रियल। भाई एपरेंट रियल से कम क्यों है? क्योंकि कंटेनर एक्सपेंड कर गया था, तो इट्स माइनस ऑफ डेल्टा वी कंटेनर, दिस डेल्टा वी एपरेंट। ऐसी वो कहता है गामा एपरेंट जो होगा दैट इज गामा रियल कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन माइनस गामा कंटेनर, ये होता है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स मैं आपको टाइप ऑफ न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में लगवा देता हूं। जैसे इसमें आपसे अक्सर पूछ लेता है कि ओके आपको लिक्विड एक कंटेनर में दिया हुआ है, कंटेनर पूरी तरह से फिल्ड है, कंटेनर इज फुल फिल्ड विद लिक्विड। कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड। कंटेनर पूरी तरह से लिक्विड से फिल्ड है, पूरा ऊपर तक फिल्ड है। उसने आपको कई केसेस दिए हुए हैं, जैसे केस 1 में यहाँ लिख रहा हूं। वो आपसे कहता है कि लिक्विड में एक्सपेंशन ज्यादा है, रियल एक्सपेंशन ज्यादा है कंटेनर के कॉरेस्पॉन्डिंग। डेल्टा रियल इज ग्रेटर देन डेल्टा कंटेनर। इसका मतलब ये है कि लिक्विड में रियल मींस सिर्फ लिक्विड में एक्सपेंशन, कंटेनर मींस सिर्फ कंटेनर में, एपरेंट मींस लिक्विड का एक्सपेंशन माइनस कंटेनर का एक्सपेंशन। तो अगर वो आपसे कहता है कि सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सपेंशन हुआ है, ये कोई कुछ पूछ रहा है शायद, रियल एक्सपेंशन अगेन, ओके। सो वरुण को रियल एक्सपेंशन में प्रॉब्लम है, समत को भी, ओके। देखो रियल एक्सपेंशन का मतलब है आपने लिक्विड को एक कंटेनर में रखा, कंटेनर एक्सपेंड नहीं कर रहा है, इट्स अ नॉन एक्सपेंडिंग कंटेनर। कंटेनर एक्सपेंड नहीं करता, सिर्फ लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है। मींस आपने एक वेसल में रखा लिक्विड को, वेसल किसी ऐसे मटेरियल का है जो एक्सपेंड नहीं करता। तो जब भी आप लिक्विड को हीट अप करोगे जो लेवल बढ़ेगा, जो आप एक्सपेंशन ऑब्जर्व करेंगे, वो सारा का सारा एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का एक्सपेंशन और किसी का नहीं, कंटेनर एक्सपेंड नहीं हो रहा। दैट इज नोन एज रियल एक्सपेंशन, कि आपने लिक्विड को एक नॉन एक्सपेंडिंग कंटेनर में डाल दिया। अब ये तो हमने फॉर्मूला कल ड्राइव किया था, चेंज इन वॉल्यूम इज गामा रियल इंटू वी इंटू डेल्टा टी, दैट्स रियल एक्सपेंशन। एपरेंट एक्सपेंशन मींस अब लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला है वो कंटेनर खुद एक्सपेंड हो रहा है। आपने लिक्विड को एक कंटेनर में डाल दिया, कंटेनर एक्सपेंड होता चला जा रहा है, तो अब जो एक्सपेंशन आप ऑब्जर्व करोगे वो रियल से कम होगा। दैट इज नोन एज एपरेंट एक्सपेंशन विच इज गामा एपरेंट इंटू वी इंटू डेल्टा टी। गामा डेल्टा वी एपरेंट जो होगा वो रियल एक्सपेंशन से कम होगा।
आप लिख सकते हैं कि एपरेंट एक्सपेंशन रियल एक्सपेंशन माइनस एक्सपेंशन इन कंटेनर, ये एपरेंट एक्सपेंशन होगा। गामा एपरेंट को लिख सकते हैं गामा रियल माइनस गामा कंटेनर। सो वरुण, क्लियर हुआ तुम्हारा ये रियल एक्सपेंशन? रियल एक्सपेंशन मींस एक्सपेंशन इन लिक्विड ओनली, इन द एक्सपेंशन इन कंटेनर। हाँ, लिक्विड का लेवल इंक्रीज होगा। अब ये बताओ मुझे, ये क्वेश्चन था कंटेनर इज फुल्ली फिल्ड विद लिक्विड, पूरा ऊपर तक लिक्विड भरा हुआ है, और वो आपको कहता है गामा रियल इज गामा कंटेनर ग्रेटर देन गामा कंटेनर, मींस लिक्विड में एक्सपेंशन ज्यादा होगा कंटेनर के करस्पॉन्डिंग। अब ये आस्था बताएगी, आस्था क्या लिक्विड ओवरफ्लो करेगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में जो चेंज आएगा वो तो आप ऐसे निकाल दोगे, डेल्टा वी कंटेनर इज गामा कंटेनर इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो आस्था, अगर लिक्विड का एक्सपेंशन कंटेनर के एक्सपेंशन से ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या लिक्विड ओवरफ्लो करेगा, लिक्विड का लेवल कम हो जाएगा, या लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा? आस्था, अगर लिक्विड कंटेनर को पूरी तरह से फिल करता है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और आपको ये गिवन है कि रियल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, तो लिक्विड के साथ क्या होगा? लेवल सेम रहेगा, कम हो जाएगा, या लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा? यस, लिक्विड में एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है, कंटेनर में एक्सपेंशन कम है, तो लिक्विड के साथ क्या होगा? ऐसे केस में लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा। अब वो न्यूमेरिकल्स में अक्सर पूछ लेता है कितना ओवरफ्लो कर जाएगा, तो जो लिक्विड का वॉल्यूम ओवरफ्लो कर गया, ओवरफ्लो दैट इज एक्सपेंशन इन लिक्विड माइनस एक्सपेंशन इन कंटेनर, जो भी एक्स्ट्रा होगा कंटेनर से वो सारा का सारा ओवरफ्लो कर कर बाहर निकल जाएगा। दिस इज डेल्टा वी ओवरफ्लो। इसके बाद केस 2, अगर वो करता तो ऑब्वियस है गामा रियल इज ग्रेट लेस देन गामा कंटेनर, तो लिक्विड का लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीज कर जाएगा, लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीज कर जाएगा। अगर वो कहता है कि गामा रियल इज गामा कंटेनर, कि लिक्विड और कंटेनर दोनों में एक्सपेंशन सेम है, तो नो चेंज इन लेवल, लेवल सेम रहेगा इन लेवल ऑफ लिक्विड। इतना लिखो जल्दी से, फिर बॉइंट फोर्स पर क्वेश्चन करेंगे। जल्दी लिखिए इतना। फिफ्टीन मिनट्स। डन हो गया। केस 2 एंड 3 अगेन। देखो, केस 2 में मैं कह रहा हूं कि लिक्विड में जो रियल एक्सपेंशन है, लिक्विड में एक्सपेंशन कम है, कंटेनर में एक्सपेंशन ज्यादा है। तो खुद देखो, ये कंटेनर था, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड कर जाए लिक्विड से तो क्या होगा? लिक्विड का लेवल नीचे आ जाएगा, लेवल ऑफ लिक्विड कम हो जाएगा। अगर वो कहता है जितना लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है उतना कंटेनर एक्सपेंड कर जाए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमेशा फुल रहेगा। बस ये कहता हूं। समझ छोड़ कुछ नहीं सकते, अगर इसको मैं स्किप कर सकता तो मैं किसी हाल में नहीं कराता, क्योंकि ये चैप्टर टाइम बहुत ले जाता है। इतने टाइम में मैं पूरा एसएचएम वाइंड अप कर चुका होता। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए, तो क्वेश्चंस अब वैसे आएंगे जैसे पहले एडवांस में आया करते थे, बहुत कॉन्सेप्ट्स मर्ज करेगा, तो मैं स्किप नहीं कर सकता यार कुछ भी। जो चैप्टर करेंगे उसे पूरा करेंगे, तो छोड़ दिया उसे पूरा छोड़ दिया।
ओके, इसके बाद वो कहता है इफेक्ट ऑन डेंसिटी, कि जब आप लिक्विड को एक्सपेंड करोगे या किसी भी चीज को हीट अप करोगे तो उसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी कैसे वेरी करती है। तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। जब आप ये दिस इज डेंसिटी एट सम टेम्परेचर नॉट, तो एम वी नॉट लिख दिया। दिस इज डेंसिटी एट टेम्परेचर टी नॉट। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी विल बी एम बाई वी, दिस इज एट टेम्परेचर टी। टी इज ग्रेटर देन टी नॉट, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। आप v को लिख सकते हैं v नॉट 1 प्लस गामा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज रो। अभी जो m बाय वी नॉट आ रहा है, इस m बाय वी नॉट को रो नॉट लिख सकते हैं। तो रो हो जाएगा रो नॉट बाय 1 प्लस गामा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। सो रो इज लेस देन रो नॉट। कि जब आप हीट अप करोगे किसी भी लिक्विड को या किसी भी बॉडी को, लिक्विड छोड़ो कोई भी बॉडी होगी, उसको अगर आप हीट अप कर रहे हैं तो उस बॉडी की डेंसिटी हर हाल में डिक्रीज हो जाती है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, बायनोमियली एक्सपेंड कर दो, रो इज रो नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी टू द पावर -1। सो रो इज रो नॉट 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। ये तब होगा जब डेल्टा टी स्मॉल होगा। बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करा, अदरवाइज इसे लेंगे। तो ये डेंसिटी ना सिर्फ लिक्विड की होगी ना सिर्फ सॉलिड, आप कोई भी ले लो, जिसको भी आप हीट अप करोगे वो एक्सपेंड कर जाएगा और एक्सपेंशन की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। तो यहां पर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो न्यूमेरिकल्स बॉइंट फोर्स से कनेक्टेड होते हैं। मैं बस एक बार बॉइंट फोर्स रिकॉल करा दूं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बॉइंट फोर्स पर होते हैं। वी इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज वाटर एक्सेप्शनल होता है। हाँ सना, वाटर एक्सेप्शन होता है, अभी आएंगे। नेक्स्ट देखिए, बॉइंट फोर्स हम यूज करेंगे। देखो बॉइंट फोर्स को एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉइंट फोर्स है कि अगर आपने किसी लिक्विड में किसी बॉडी को इमर्ज कर दिया, तो लिक्विड बॉडी के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, दैट अपवर्ड फोर्स इज बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सॉलिड जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, उस लिक्विड का वेट बॉइंट फोर्स के इक्वल होगा। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जितना भी वॉल्यूम, भाई मान लो ये सॉलिड है, इसका 2 मीटर क्यूब इमर्ज हो गया लिक्विड में, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, 2 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी, ये आपका बॉइंट फोर्स हो जाएगा। चलो जी लिख डालो इतना जल्दी से, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। मुझे बॉइंट फोर्स पढ़ाना नहीं था, बॉइंट फोर्स तो मान के चलता हूँ कि क्लास 9 का कॉन्सेप्ट इतना याद होगा, न्यूमेरिकल में मैं यूज कर लूंगा। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, सबका हुआ इतना? अमरीश, वरुण, आमिर, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल देखिए।
करना जरा ऐसे सॉल्व। जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या है। तो जो मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा हूं वो ये दिया हुआ है, जो पॉइंट फोर्स में लिखा था वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वो दिया हुआ है। दो मिनट बहुत होते हैं इसके लिए, जल्दी करो। बस एक छोटा सा लॉ ऑफ फ्लोटेशन यूज होगा कि फ्लोट तब करता है जब दोनों हो गया। समझ नहीं आया। ओके सुनो, देखो अगर एक बॉडी फ्लोट करती है, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है यहाँ देखिए, इस कंटेनर में मैंने एक बॉडी डाल दी, इस बॉडी का टोटल वॉल्यूम V है, इस बॉडी पर जो फोर्सेस काम कर रही होंगी वो एक वेट काम कर रहा होगा, एक बॉइंट फोर्स काम कर रही होगी। अगर मैं कह रहा हूं बॉडी फ्लोट कर रही है मींस इक्विलिब्रियम में, तो फॉर फ्लोटेशन बॉइंट फोर्स वेट को बैलेंस करेगा। बॉइंट फोर्स होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो टोटल वॉल्यूम V था, इसका जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है लिक्विड के अंदर, जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है दैट इज V1। तो बॉइंट फोर्स को आप लिख सकते हैं V1 into density of liquid multiplied by G, which is equal to mg. That's first equation. ये डेंसिटी है एट सम टेम्परेचर T0। अभी जो V1 है जिसको मैं कह रहा हूं V1, ये V1 आपको दिया हुआ है जैसे 60% ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम। सॉलिड का जो पोर्शन इमर्ज्ड है वो टोटल वॉल्यूम का 60% है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि V1 इज 60% ऑफ V। V1 इज, वरुण यहां तक आया समझ में? अब वरुण इतना आया? जिनको नहीं समझ में आ रहा था इसके आगे खुद करो, मेरे पास इस तरह का एक ही क्वेश्चन है, दूसरा नहीं करा पाऊंगा। इसे करो जल्दी से और मुझे बताओ कितना आ रहा है। अब इसके आगे बढ़ो, ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे था, हाई टेम्परेचर पर देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं। आंसर निकालने की कोशिश करो, कुछ तो आएगा। हाँ सर गामा आ रहा है 5 × 10⁻³
5 into 10 raised to the power -3. ओके, देखते हैं 0.0066 सना का आ रहा है। अमरीश तुम्हारा क्या आया? अमरीश का कोई आंसर नहीं आया। समद? ओके, इतना नहीं आया। देखो दोबारा रिपीट करो मैं इस चीज को। आपको पास एक कंटेनर दिया है, लिक्विड फिल्ड है, इस कंटेनर में आपने एक सॉलिड डाल दिया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज वी। भाई कंटेन जब ये सॉलिड फ्लोट करेगा कुछ पोर्शन इसका लिक्विड में इमर्ज होगा, फिर फ्लोट करना शुरू करेगा। जो पोर्शन लिक्विड में इमर्ज हुआ उसका वॉल्यूम इज v1। अब इस सॉलिड पर जो फोर्सेस काम कर रही होंगी, एक तो इसका वेट काम कर रहा होगा mg डाउनवर्ड्स, दूसरा बॉइंट फोर्स एक्ट कर रही होगी अपवर्ड्स। भाई इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है? जब बॉइंट फोर्स वेट को बैलेंस करता है। तो ये तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। अब आपका काम है बॉइंट फोर्स निकालना। बॉइंट फोर्स होता है जितना सॉलिड का पोर्शन इमर्ज्ड है उसका वॉल्यूम, वो वॉल्यूम v1 है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी कुछ होगी सिग्मा नॉट जो गिवन नहीं है, और g ये बॉइंट फोर्स हो गई, और वेट इज mg। अब वो कह रहा है 60% इमर्ज्ड है 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो v1 इज 60% ऑफ v। तो v1 को आप लिख सकते हो 60/100v। सो v1 आ गया 0.6v, दैट्स v1। तो आप यहां v1 की वैल्यू रख सकते हैं 0.6v इंटू सिग्मा नॉट इंटू g इज इक्वल टू mg। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। ये है एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब जब आप टेम्परेचर राइज करते हो तो कहता है अब फिर से फ्लोट कर रहा है, बट कितना वॉल्यूम इमर्ज है? 80%। तो अब ये जो v1 है एट 60 डिग्री सेल्सियस, v1 चेंज हो गया। पहले v1 था 60% ऑफ v, अब ज्यादा इमर्ज हो रहा है। दैट मीन्स अब ये जो, अब फिर से आप ऐसे लिखोगे बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट। बॉइंट फोर्स को फिर से लिखोगे सॉलिड का डिस्प्लेस, डेंसिटी चेंज हो जाएगी। आपने हीटअप कर दिया, लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, मास चेंज नहीं होने वाला सॉलिड का। अब ये जो v1 है, ये v1 कह रहा है 80% है, तो ये v1 है 80% ऑफ v। तो ये हो गया 80/100v इंटू सिग्मा जी इज mg। सो ये गया 0.8v sigma g is mg। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आपका सिर्फ काम इतना है कि आप डिवाइड कर दीजिए 1 और 2 को। जब आप 1 और 2 को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.6 v sigma naught g is equal to mg। 0.8 v sigma g is equal to mg। ये कैंसिल, ये कैंसिल, v से v कैंसिल। तो यहां से आपको सिर्फ इतना मिल गया कि 0.6 by 0.8 सिग्मा नॉट बाय सिग्मा इज इक्वल टू 1। तो आपको सिग्मा मिल गया, सिंपली सिग्मा इज 0.6/8 इंटू 0.8 इंटू सिग्मा नॉट। अब अभी हमने पढ़ा था कि डेंसिटी कैसे चेंज होती है। सिग्मा डेंसिटी को लिख सकते हैं ना, डेंसिटी इज रो बाय 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। इसकी जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये आ जाएगा सिग्मा नॉट। अभी सिग्मा डेंसिटी है जो लास्ट टॉपिक में डेंसिटी के लिए लिखा था। दिस इज इक्वल टू 0.6/0.8 इंटू सिग्मा नॉट। सिग्मा नॉट विल कैंसिल दिस सिग्मा नॉट। दिस इज 1/1 प्लस गामा, गामा तो पता नहीं। डेल्टा टी 10 था, 10 के बाद 60 हो गया, डेल्टा टी इज 50 which is 6/8 which is 3/4। just cross multiply करो एंड गामा निकाल।
हाँ, अब जिसको नहीं समझ में आ रहा था, अब हुआ कुछ क्लियर? हाँ, समझ, बोलो क्या डाउट है? देखो, हीट अप कर लो, कुछ भी कर लो, बॉडी का मास तो चेंज नहीं होने वाला ना, मास तो सेम रहेगा। सॉलिड का वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा, वो भी नीचे कह रहा है कि आप जब हीट अप कर रहे हो तो लिक्विड पर इफेक्ट पड़ रहा है, एज्यूमिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू बी कांस्टेंट। मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, आप टेम्परेचर कितना भी चेंज कर लो। ओके, ठीक है अमरीश, 0.006 आ रहा है। समझ, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बॉडी का मास टेम्परेचर के साथ नहीं वेरी करेगा। तुम हीट अप करोगे, एक्सपेंड कर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, ताकि m इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सेम रहे। अच्छा, फर्स्ट टाइम आंसर से आया। भाई ये बाकी लोगों से हुआ, आस्था अब हुआ क्लियर है? इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने फ्लूइड नहीं पढ़ाया और मैं फ्लूइड के कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहा हूँ। लेकिन तुम जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें यही होता है, बहुत इन्वॉल्व क्वेश्चंस आते हैं, एक सिंगल टॉपिक से तो कम ही होता है। अच्छा, भाई आज बस इतना ही। अब आप लॉग आउट करो, जब लॉग इन करोगे तो केमिस्ट्री क्लास में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मैं भी कल ऑब्जर्व कर रहा था। बस ये मंडे तक लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स होगा, सर तक राइटिंग पैड्स वगैरह भिजवा देंगे, फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो मैनेज नहीं हो पा रहा सर से। यस सर, अगर डेली आ जाएंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस में से मैनेज हो जाएगा। नहीं तो मंडे हम भिजवा देंगे सर को। सर असल में वेकेशंस में गए हुए थे और उसी में लॉकडाउन हो गया तो फंस गए। उनके पास खास इक्विपमेंट्स है नहीं कुछ। बट एक चीज याद रखना है, जेई के लिए जितना ये करा रहे हैं मिसाज से, उसके आगे पीछे कुछ नहीं आता। कि जो बैच में मिसाज सर के स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछना है। वह मिसाज साहब के न्यूमेरिकल्स वो जितने कराएंगे वो छांट छूट के करा रहे होते हैं। ओके चलो आज